नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत है करेंट अफेयर में। आज आपकी साइंस भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, देखा आज आपकी साइंस समाप्त हो जाएगी। पेज नंबर 116 का जो लास्ट है, ठीक है, 4-5 लाइन वहां से आपकी टॉपिक स्टार्ट होती है और वो टॉपिक ये है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना का डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने। वहां से हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आज पूरी तरीके से आपकी साइंस को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, कल से मैं कोशिश करूंगा यूपी स्पेशल स्टार्ट कर दूं। हालांकि यूपी स्पेशल आपकी 3, 4, 5 लगभग 20 पेज की बोलता है यूपी स्पेशल है। ठीक है, देखेंगे इसको समाप्त करने के बाद से जो भी टॉपिक उठाना रहेगा उसको देख लेंगे। बट अभी हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, इस टॉपिक की विदाई करते हैं। हाँ चलिए, पेज नंबर 116 पे लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना का निर्णय लिया गया। यानी इसके पहले 2 लॉन्च पैड्स ऑलरेडी एक्टिव थे हमारे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के। ठीक है, कह रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया है। 3984.86 करोड़ लागत अनुमानित है और 4 साल में इस लॉन्च पैड की स्थापना की बात बोली गई है। 4 वर्ष में इसकी स्थापना का लक्ष्य है। तो लक्ष्य क्या है कि भाई, लक्ष्य है कि 4 वर्ष में इसकी स्थापना कर दी जाएगी। इसका टारगेट क्या है, 4 वर्ष के में इसकी स्थापना कर दी जाएगी। लागत कितना है, तो लागत है 3984.86 करोड़, यानी 3985 करोड़ रुपए इसकी लागत है। इसकी लागत का अनुमान लगाया गया है। अब देखेंगे जो पहले की 2 लॉन्च पैड है उसके संदर्भ में जानकारी यहां पे दिया गया है। ठीक है, पहले की जो 2 लॉन्च पैड्स हैं तो उनमें जो लॉन्च पैड नंबर 1 है जानना, उसमें जो लॉन्च पैड यानी आप देखो लिखा है कि पहला लॉन्च पैड जानना, पहला लॉन्च पैड नंबर 1 की बात बोल रहा है। कह रहा है कि पहला लॉन्च पैड आज से 30 साल पहले बनाया गया था और जो ये लॉन्च पैड बनाया गया था वो PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV और आपकी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV के लिए बनाया गया था। तो जो लॉन्च पैड 1 है जानना, पहला लॉन्च पैड है वो किसके लिए बनाया गया था, तो PSLV और SSLV के लिए बनाया गया था। PSLV अर्थात पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और SSLV अर्थात स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद से आज के 20 साल पहले यानी जब हमने लॉन्च पैड 1 तैयार किया तो लॉन्च पैड 1 के तैयार करने के 10 साल बाद यानी आज के 20 साल पहले क्या हुआ, हमने लॉन्च पैड 2 तैयार किया। जो लॉन्च पैड 2 तैयार किया गया था वो बेसिकली आपकी GSLV, यहां पे ध्यान देना GSLV, ठीक है, जियो सिंक्रोनस, ध्यान देना यहां पे, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो GSLV के लिए और आपकी क्या है आपका जो LVM-3 है, LVM-3 इसके लिए तैयार किया गया। GSLV और LVM-3, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के लिए तैयार किया गया। इसी लॉन्च पैड 2 से PSLV के लिए स्टैंड बाय के रूप में भी काम कर रहा था। लॉन्च पैड 2 जो है वो PSLV के लिए स्टैंड बाय के रूप में भी काम करता था। अब फिर से समझो, लॉन्च पैड 1 क्या है, तो लॉन्च पैड 1 PSLV और SSLV के लिए बनाया गया था, इसके लिए काम करता है। ठीक है, लॉन्च पैड 2 क्या है, GSLV और LVM-3 यानी GSLV और LVM-3 के लिए है। और जो लॉन्च पैड 3 अभी बनाया जाने वाला है, देखना, जो लॉन्च पैड 3 अभी बनाया जाने वाला है, ठीक है, वो बनाया जा रहा है किसके लिए, NGLV, न्यू जनरेशन, देखना यहां पे देखो, NGLV के लिए या नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स के लिए आपकी लॉन्च पैड 3 बनाई जा रही है। तो लॉन्च पैड 3 का एक तो संबंध आपसे पूछ सकता है कि किससे है, तो लॉन्च पैड 3 का संबंध आपकी NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन जो आपकी लॉन्च व्हीकल्स है उसके प्रक्षेपण के लिए तैयार किया जा रहा है। तो तीनों का संबंध किससे है, किस आपकी लॉन्च व्हीकल से है, एक तो ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। अब इसके बाद से बात आपकी कर रहा है NGLV के संदर्भ में। कह रहा है NGLV को यानी जो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स हैं आने वाले 8 वर्षों में NGLV को 8 वर्षों में विकसित कर लिया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने 8,239 करोड़ रुपए की बजट का आवंटन किया है। कितना, 8,239 करोड़ रुपए का। ठीक है, और जो NGLV है ये 30 टन पेलोड ले जा सकती है। कितना, 30 टन पेलोड क्षमता इसकी। तो पेलोड क्षमता कितनी है, तो 30 टन है। पेलोड कितना, 30 टन पेलोड ले जा सकती है। तो समझना, हमको एक बार फिर से क्या समझना होगा कि अब एक क्वेश्चन बन जाएगा, अभी वर्तमान में कुल कितने लॉन्च पैड्स एक्टिव है, तो 2 लॉन्च पैड एक्टिव है।
तीसरे लॉन्च पैड की बनाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए बजट कितना है 3,984.86 करोड़ रुपए। ठीक है, आने वाले 4 सालों में ये लॉन्च पैड बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और जो नया लॉन्च पैड बन रहा है किसके लिए बन रहा है, तो नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, लॉन्च व्हीकल के लिए, एनजीएलवी के लिए बन रहा है। किसके लिए, एनजीएलवी के लिए बन रहा है। एनजीएलवी आने वाले 8 ईयर में क्या हो जाएगा, बन के रेडी हो जाएगा, बन के रेडी हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यहां समझ गए। लॉन्च पैड 1 का संबंध किसके है, लॉन्च पैड 2 का संदर्भ किससे है, ये हम लोग समझ गए। जो एनजीएलवी की जो पेलोड क्षमता है वो हम लोग समझ गए। ठीक है, इतनी चीज देख लिए। अब देखो कह रहा कि इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन के अनुसार जो लॉन्च पैड 3 है, जब ये तैयार हो जाएगा तो एनजीएलवी को इससे लॉन्च किया जा सकेगा। सॉरी, तथा कुछ अपग्रेडेशन के अनुसार करके इसमें लॉन्च पैड 3 में इस लॉन्च पैड से कह रहा है कि 2040 तक किसी भी भारतीय को, कह रहा है किसी भारतीय को चंद्रमा पर उतारने के लिए रॉकेट से भेजा जा सकेगा। कहां से, लॉन्च पैड 3 से। यानी लॉन्च पैड 3 से ही क्या किया सकता है, इसमें कुछ अपग्रेडेशन आने वाले 2040 तक कर दिया जाएगा, क्योंकि लॉन्च पैड 3 तो आने वाले 4 साल में बन जाएगा। अभी आपका 25 चला, यानी 30 तक लॉन्च पैड 3 आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। जो एनजीएलवी है, आज के 8 साल भी जोड़ दो तो 25 8 33 जाते जाते क्या है, 1 आध साल अगर देर भी होगा तो भी 35 तक आपका एनजीएलवी भी तैयार हो जाएगा। तो कह रहा 2040 तक हम क्या करेंगे, इसे लॉन्च पैड 3 में क्या करेंगे, कुछ अपग्रेडेशन करेंगे, इसकी क्षमता को और प्रभावी बनाएंगे, ताकि 40 तक किसी भारतीय को चंद्रमा पर उतारना हो तो यहां से रॉकेट भेजा जा सकेगा। यानी कहां से, लॉन्च पैड 3 से। अब देखो आगे कह रहा है कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बेस की स्थापना भी कह रहा कि बेस की स्थापना भी भारत के विस्तारित अंतरिक्ष कार्यक्रम से ही संबंधित है। तो कह रहा हम लोग ये जानते भी हैं, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना का लक्ष्य कब तक है, ये इसके पहले चरण की स्थापना का लक्ष्य कब तक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ चुकी हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फायरफ्लाई के ब्लू घोस्ट मिशन की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की गई। धन्यवाद। फायरफ्लाई, पहली बात तो एक तो आपसे क्वेश्चन पूछ के क्या सकते हैं, आपको जो कॉलम मैंने बनवाया था ना, वो कॉलम अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, एक कॉलम मैंने आपको बनाया होगा, उस कॉलम के थ्रू ही हम लोग इसकी क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। ठीक है, जो एक चार्ट आपसे बनवा रहा था पिछली क्लास में, उसी क्लास में आपको क्या रखना है, ब्लू घोस्ट मिशन लिखना है। किसकी है ब्लू घोस्ट मिशन, तो फायरफ्लाई की। किसकी, फायरफ्लाई की। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो लास्ट कॉलम बनवाया था उसमें लिखना है इसने क्या किया, अभी चंद्रमा पे सफल लैंडिंग की है। आप समझो, जो ब्लू घोस्ट मिशन है इसका पूरा नाम है ब्लू घोस्ट मिशन 1। तो ब्लू घोस्ट मिशन 1 क्या किया गया, फायरफ्लाई एरोस्पेस जो कि एक अमेरिकी कंपनी है, इसके द्वारा कहां भेजा गया, चांद पर। फायरफ्लाई एरोस्पेस ने क्या किया, ब्लू घोस्ट मिशन 1 भेजा, कहां पे, चांद पर। चांद पर सीधा, देखो इसके संदर्भ में इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे लिखा गया है घोस्ट मिशन के संदर्भ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसकी सफलता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सीधा चांद पर उतरने वाला यह क्या है, पहला मिशन है। सीधा चांद पर, कह रहा कि चांद पर सीधा उतरने वाला पहला और निजी क्षेत्र का दूसरा मिशन बनाइए। ठीक है, कह रहा 2024 में निजी क्षेत्र की, अच्छा यहां पे क्या लिख रहा है कि ये निजी क्षेत्र का क्या है, दूसरा मिशन है। तो निजी क्षेत्र का पहला मिशन कौन था, तो 2024 में ही क्या था, इंट्यूटिव मशीन्स, IM यानी इंट्यूटिव मशीन्स एक कंपनी है, ठीक है, एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। इसने क्या किया था, अपना ओडिसियस लैंडर को चंद्रमा पे उतारा था। इसने अपने ओडिसियस लैंडर को चंद्रमा पे उतारा था। तो यानी निजी क्षेत्र का पहला मिशन कौन था, तो ओडिसियस लैंडर जो आपकी इंट्यूटिव मशीन्स की थी वो चंद्रमा पे उतारी थी। ठीक है, अपना लैंडर, ठीक ना। तो ब्लू घोस्ट मिशन 1, ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसका है, फायरफ्लाई एरोस्पेस का है। ठीक है, इसकी जो विशेषता है वो हमने समझ लिया। अब देखो कह रहा कि इसका कह रहा कि इस मिशन का एक उपनाम था, इसका उपनाम है घोस्ट राइडर्स इन द स्काई। घोस्ट राइडर्स इन द स्काई, ये इस मिशन का क्या है, उपनाम है। किस रॉकेट के थ्रू इस मिशन को छोड़ा गया, तो फॉल्कन 9 रॉकेट के थ्रू, फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो लॉन्च व्हीकल क्या था, लॉन्च व्हीकल आपका है फॉल्कन 9 रॉकेट। फॉल्कन 9 रॉकेट इसका लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, अब देखो चंद्रमा पे ये उतरा कहां पे, इस मिशन की चंद्रमा पे कहां सफल लैंडिंग हुई, कह कि चंद्रमा के उत्तर पूर्वी भाग में, ध्यान रहा, नॉर्थ ईस्ट, चंद्रमा के उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, एक ज्वालामुखी संरचना, एक वॉल्केनो स्ट्रक्चर है, एक ज्वालामुखी संरचना है, देखना उसका नाम क्या है, मॉन्स लेट्रेइल, देखना लेट्रेइल। तो एक ज्वालामुखी संरचना है, उसका नाम है मॉन्स लेट्रेइल।
इसके पास इसको उतारा गया। तो नॉर्थ ईस्ट, चंद्रमा के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में क्या है, एक ज्वालामुखी, पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि मॉन्स लेटराइल नामक जो ज्वालामुखी संरचना है वो चंद्रमा के किस भाग में स्थित है, उत्तरी, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट या दक्षिण पश्चिमी, साउथ वेस्ट, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो मॉन्स लेटराइल की दिमावना नामक जो ये ज्वालामुखी है ये चंद्रमा के नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में है, ठीक है, ध्यान देना, के पास उतर गया। और जो इसका लैंडर था, ध्यान देना, जो इसका लैंडर था, लैंडर का नाम रखा गया क्या, गोल्डन, ठीक है। ब्लू घोस्ट मिशन का जो लैंडर है उस लैंडर का नाम क्या है, गोल्डन। तो यानी गोल्डन लैंडर उतरा कहां, तो चंद्रमा के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में उतरा, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में उतरा मॉन्स लेटराइल ज्वालामुखी के पास। एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं, ठीक है। तो फायरफ्लाई का ब्लू घोस्ट मिशन अभी चंद्रमा पे सफल लैंडिंग किया है। चांद पर सीधा उतरने वाला ये पहला क्या है, ये पहला मिशन है। इसका एक लैंडर है, लैंडर का नाम गोल्डन था। गोल्डन लैंडर ने क्या किया, बेसिकली चंद्रमा के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में एक ज्वालामुखी संरचना है जिसका नाम है मॉन्स लेटराइल, उसी के पास ये उतरा है। इस ब्लू घोस्ट मिशन को, जिसका उपनाम है घोस्ट राइडर्स इन द स्काई, इस ब्लू घोस्ट मिशन को फॉल्कन 9 रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए अब देखो ब्लू घोस्ट मिशन का कार्यकाल, भाई जो लैंडर गया है तो लैंडर आजीवन कार्यकाल तो नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी बैटरी की क्षमता है। तो ब्लू घोस्ट का लैंडर चंद्र सतह पर कितने दिन कार्यकाल करेगा, तो उसका कार्यकाल है 2 वीक, 14 दिन। इसका कार्यकाल कितना है, इसका कार्यकाल है 14 डेज, 14 डेज। यानी जो गोल्डन नामक ये लैंडर है ये 14 डेज तक, 2 वीक तक क्या करेगा, काम करेगा। जो ब्लू घोस्ट नाम रखा गया है वो किस नाम पे इसका नाम ब्लू घोस्ट रखा गया है, तो जुगनू आप लोग जानते ही होंगे। तो जुगनुओं की जो दुर्लभ अमेरिकी प्रजाति है एक, ठीक है, ब्लू घोस्ट, उसी के नाम पे रखा गया है। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ब्लू घोस्ट निम्नलिखित में से किसकी एक प्रजाति, स्पीसीज, प्रजाति मतलब स्पीसीज है, तो जुगनुओं की एक दुर्लभ प्रजाति है उसका ब्लू घोस्ट, उसी के नाम पे इस मिशन का नाम ब्लू घोस्ट रखा गया है। जो लैंडर है उसका नाम गोल्डन है, जहां उतरा है वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ठीक है। एक एक चीज दिमाग में रखना। इसरो ने अभी दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सचर का अनावरण तैयार किया, ठीक है, देखना। इसरो ने दुनिया के सबसे बड़े 10 टन प्रणोदक मिश्रण का अनावरण तैयार किया, जिसका भार कितना है, जिसका वजन देखेंगे इस मिक्सचर का वजन 150 टन है, देखना। ये डायरेक्टली हेडिंग से भी पेपर में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। इसरो की ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और इसका यूज कहां होगा, तो ठोस रॉकेट मोटर्स में होगा, ठीक है, सॉलिड, देखना, ठोस और रॉकेट मोटर्स में होगा, मोटर्स के लिए इसको तैयार किया गया, ठीक है। तो इसरो ने दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सचर का अनावरण किया, ठीक है, किसके लिए, ठोस रॉकेट मोटर्स के लिए। इसका वजन कितना है, तो 150 टन। अब जब इसका एक यूट्यूब वीडियो भी है, ठीक है, जब इसको ठीक है, इससे रिलेटेड, इसके अनावरण से रिलेटेड एक यूट्यूब वीडियो भी आप चाहो तो यही आप यूट्यूब पे सर्च करना, आपको इसका वीडियो दिख जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। तो यहां पे कह रहा है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कितनी है, इसको एक बार रीड जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है, इसको आप लोग रीड कर लेना। अब यहां पे देखो, इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस हेडिंग इंपॉर्टेंट था, हेडिंग हमारे लिए बहुत जरूरी था, ठीक है, क्योंकि ये भी एक अचीवमेंट है आत्मनिर्भर अभियान में, तो नो डाउट कि हमको इसको पता रखना चाहिए, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि स्पेस एक्स का फ्रेम 2 मिशन डालना, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या इंपॉर्टेंट है, आप हेडिंग डालना फ्रेम 2 मिशन, उस चार्ट में, अगर आप लोग चार्ट के थ्रू चल रहे हो तो चार्ट में एक कॉलम में लिखना, नेक्स्ट कॉलम फ्रेम 2 मिशन। किसका है ये फ्रेम 2 मिशन, तो स्पेस एक्स का मिशन क्या है, ये स्पेस एक्स का मिशन है, फ्रेम 2 मिशन, ध्यान देना, ठीक है। कह रहा है कि अभी क्या किया गया, फ्रेम 2 मिशन को क्या किया गया, इसको लॉन्च किया गया, और ये क्या है, ये पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है। तो फ्रेम 2 मिशन की सबसे बड़ी बात क्या है कि पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में, ध्रुवीय कक्षा में, यानी जो पोलर इसकी कक्षा है उसमें जाने वाला ये पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है। क्योंकि देखो ध्रुवीय कक्षा में जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो पहला ये मानव अंतरिक्ष मिशन है, ये अपने दिमाग में रखना है। इसको भी किस व्हीकल से भेजा गया, तो फॉल्कन 9 रॉकेट। इसके लिए भी जिस रॉकेट का प्रयोग किया गया उस रॉकेट का नाम क्या था, फॉल्कन 9 रॉकेट का यूज किया गया, फॉल्कन 9 रॉकेट का, ठीक है। कह रहा है कि यह 16वां मानवयुक्त मिशन था जिसमें पुनः प्रयोग किए जा सकने वाले क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया, ठीक है। इस मिशन के लिए जिस यान का प्रयोग किया गया
क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान, क्योंकि ये मानव मिशन है। ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, तो इस मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए जिस यान का अंतरिक्ष यान का यूज किया गया उसका नाम था क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान, और जिस रॉकेट का यूज किया गया उसका नाम था फॉल्कन 9 रॉकेट। ये अपने दिमाग में रखेंगे हम लोग, ठीक है। कह रहे इस मिशन की जो कमान है वो चून वांग के हाथ में है, चून वांग के हाथ में है, ठीक है। ये तो नहीं आएगा बट बाकी इंपॉर्टेंट है, ये जैसे लाइनिंग इसकी काफी इंपॉर्टेंट है। दे सकता है कि फ्रेम 2 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्टेटमेंट नंबर 1, यह एक स्पेसएक्स या कोई प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी का नाम दे देगा कि फला के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला यह दूसरा मानव अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है। इसका ठीक है कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। जिस यान का यूज किया गया उसका नाम क्या है, क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान है, ठीक है। क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान यहाँ पर क्या पुनः प्रयोग यानी रीयूजेबल है, ठीक है। ये वापस जब आएगा तो इसका पुनः प्रयोग किया जा सकेगा, ठीक है। यहां तक हमारा स्पेस था वो खत्म हो गया। अब हमारा डिफेंस स्टार्ट हो गया। डिफेंस में आपको उसी तरह टाइप का एक कॉलम बनाना है। जैसे इसमें बेसिकली डिफेंस में क्या होगा, आप देखोगे कुछ युद्धपोतों का, युद्ध पोतों का अनावरण किया जाएगा, ठीक है। कुछ पनडुब्बियों का, पनडुब्बी, ठीक है, इसका अनावरण किया जाएगा, या फिर युद्धपोत पनडुब्बी, ठीक है। या कोई हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली मिसाइल्स का परीक्षण किया जाएगा, मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, रक्षा सामग्रियों का क्या होगा, रक्षा सामग्रियों का बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो हमको क्या लिखना होगा, तो एक तरफ हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, अनावरण या सफल परीक्षण, पहला कॉलम बना दो, ठीक है। रक्षा अनावरण, या ऐसे सीधे एक रक्षा भी कॉलम बना सकते हो, ऐसे एक कॉलम बना दो रक्षा, या इसी में आप चाहो तो एक कॉलम बना दो, इसी रक्षा कॉलम को हटा के अनावरण, ठीक है, या सफल परीक्षण, ऑब्लिक सफल परीक्षण, एक कॉलम बना दो। किसके द्वारा मतलब क्या कि देखो किसके द्वारा निर्मित किया गया या डिजाइन किया गया, ठीक है। किसके द्वारा, या यहां पे कर लो, यहां पे ऐसे भी कर सकते हो, पहले निर्माण किसने किया, कितनी बार निर्माण और डिजाइनर संस्थाएं अलग हैं, तो डिजाइन किसने किया, निर्माण या डिजाइन एक कॉलम बना दो, ठीक है। कहां से इसका परीक्षण किया गया या कहां पे इसका अनावरण किया गया ये बता सकते हैं, और एक कॉलम बना दो इसके बाद से आप, ठीक है। जैसे इसमें युद्धपोत वगैरह का जब सफल परीक्षण होगा तो उसमें उनकी नॉटिकल माइल्स भी लिखी गई है, ठीक है। इसमें जब मिसाइल का परीक्षण होगा, ठीक है, तो उसकी मारक क्षमता लिखा गया है, पेलोड्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहां पे एक बात लिख दो, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य एक कॉलम बना देना, महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखना यहां पे हम लोग क्या सकते हैं, वही मान लो कि नॉटिकल माइल्स का फैक्ट, इसकी पेलोड क्षमता का फैक्ट, ठीक है, इसकी रेंज का फैक्ट, सरफेस टू एयर है, एयर टू सरफेस है, एयर टू एयर है, ठीक है, सरफेस टू सरफेस है, इन विशेषताओं को यहां पे लिख सकते हैं। तो ऐसे एक कॉलम बना लेंगे, ठीक है। अब आप चाहोगे इसके जब भी काम आपका हो जाएगा तो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको चाहो तो आप क्रम से भी लिख सकते हो, ठीक है, क्रम से लास्ट में, ताकि अगर कल को क्रम पे क्वेश्चन दे दे तो हमारा वो भी हो जाए। तो ये अब जो चार्ट बनाया हूं ये आपको हटा देता हूं, ये समझने के लिए आपके लिए बड़ा जरूरी हो गया, हम लोग समझ गए, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा यहां से अपनी एक एक चीज, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, VLSR SAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि VLSR SAM है क्या। तो देखो यहां पे लिखा गया है, ठीक है, VLSR SAM है क्या। देखो VL का मतलब है वर्टिकल लॉन्च, ठीक है, VL का मतलब है वर्टिकल लॉन्च, SR का मतलब है शॉर्ट रेंज, SA का मतलब है सरफेस टू एयर मिसाइल। जानना तो सबसे पहली विशेषता क्या होगी, ठीक है, सबसे पहली विशेषता होगी कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, जानना सरफेस टू एयर मिसाइल है। एक इसकी विशेषता इसके नाम से ही पता चल रही है, ठीक है, जानना। और ये क्या है, ये शॉर्ट रेंज है, यहां पे क्या लिखा है, शॉर्ट रेंज है। तो दूसरी बात इसकी क्या है, ये क्या है, ये शॉर्ट रेंज है। तो हमारा इसका रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई इसकी रेंज कितनी होगी, तो 30 किलोमीटर शायद इसकी रेंज है, देख लेते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे मिसाइल की जो मारक क्षमता है वही इसकी रेंज होगी, तो मारक क्षमता इसकी कितनी है, 30 किलोमीटर है। तो शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज यानी कितनी, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर इसकी रेंज हो गई। तो हम लोग ऐसे कॉलम बना के यहाँ पे लिख लिए, दो चीज इसके नाम से समझ लिए, ठीक है, दो विशेषताएं तो इसका नाम ही बता दिया। अब इसकी एक एक चीज देखना स्टार्ट करते हैं।
देखो इस मिसाइल की सबसे अच्छी खूबी क्या है कि दुश्मन की रडार में ये पकड़ में नहीं आएगी, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे देखो इसके बारे में जो जो बातें बताई गई है यहाँ पे देखना, इसका निर्माण किसने किया, तो कह रहा है कि यहाँ पे इसके निर्माण के संदर्भ में देखो फैक्ट लिखे गए हैं, ठीक है। कह रहा है कि इस मिसाइल का निर्माण डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल के द्वारा किया गया। तो ये संयुक्त रूप से इसका निर्माण किया गया। तो जो निर्माण इसका किया गया ना, जो दूसरा एक कॉलम निर्माण वाला बनाया था, तो वहां पे लिख देना संयुक्त निर्माण डीआरडीओ और बीडीएल के द्वारा। संयुक्त निर्माण किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा प्लस बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया, ठीक है। हम लोग इजिली इस बात को लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है, तो सेकेंड टॉपिक हमारा है स्वदेशी युद्धपोत सूरत व नीलगिरी तथा पनडुब्बी वाक्सीर नौसेना में शामिल किए गए। ध्यान रखना, इसमें क्या है कि जो युद्धपोत आपको दिख रहा है सूरत, ध्यान रखना, इसमें एक युद्धपोत आपको सूरत दिख रहा है, नीलगिरी दिख रहा है, और एक पनडुब्बी क्या दिख रही है, वो वाक्सीर है। इन तीनों का क्या किया गया, जलावतरण किया गया। तो देखो जो आपकी नीलगिरी वो एक फ्रिगेट है, नीलगिरी वो क्या है, एक फ्रिगेट है। इसके बाद से जो आपका सूरत है वो एक डिस्ट्रॉयर है, विध्वंसक है। और इसमें एक क्या, एक पनडुब्बी है, पनडुब्बी का नाम क्या है, तो पनडुब्बी का नाम है वाक्सीर। तो अब देखो तीन अलग अलग है, एक हो गया, एक डिस्ट्रॉयर हो गया, एक फ्रिगेट हो गया, और एक पनडुब्बी है। इनका अभी क्या किया गया, जलावतरण किया गया, या बेसिकली इनको नौसेना में शामिल किया गया, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत स्पेशल डे के दिन पे इनको शामिल किया गया, वो है नौसेना दिवस के दिन पे। तो एक तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नौसेना दिवस कब मनाया जा सकता है, तो 15 जनवरी को नौसेना दिवस मनाया जाता है। कब, 15 जैन को, सॉरी नौसेना दिवस गलत बोल दिया, थल सेना दिवस, थल सेना दिवस के अवसर पर 15 जनवरी को इनको शामिल किया गया। किसको, अब ये थोड़ा सा टाइम देना, स्वदेशी युद्धपोत सूरत, एक युद्धपोत सूरत और युद्धपोत नीलगिरी। हम सूरत को समझेंगे, हम नीलगिरी को समझेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक आपकी पनडुब्बी है वाक्सीर, हम वाक्सीर देखेंगे। हम देखेंगे कि देखो अब ये होता क्या है कि इसमें आप इंपॉर्टेंट फैक्ट में ऐसे में ये किसी ना तो किसी परियोजना का हिस्सा होती है, ठीक है। जैसे P15 परियोजना या विशाखापट्टनम परियोजना, हम लोग एक सीरीज, एक किसी सीरीज की या किसी परियोजना का हिस्सा होती है। तो सीरीज और परियोजना समझो, एक एक चीज समझाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पहले हम लोग एक एक चीज जो लिखा गया वो समझते हैं। तो कह रहा है कि अभी क्या हुआ कि मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में स्वदेशी तकनीक से निर्मित सूरत और नीलगिरी को क्या किया गया, शामिल किया गया। तो जो युद्धपोत सूरत है और नीलगिरी है, ये स्वदेशी रूप से विकसित है। इसमें जिन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है वो आयातित नहीं है, वो क्या है, स्वदेशी रूप से क्या है, विकसित है, स्वदेशी रूप से विकसित है। तो एक तो फैक्ट ये आ सकता है। दूसरा जान लो, अब यहां पे कह रहा है कि इसको किसके द्वारा निर्माण किया गया, डिजाइन किया। तो मैंने आपको बताया कि कितनी बार डिजाइन करता कोई और एजेंसी होती है, निर्माण करता कोई और एजेंसी होती है। तो इसको डिजाइन किया है वो है वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने, वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसको निर्माण किया गया, और मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया, इन दोनों पोत का। तो डिजाइन करता कौन है, वारशिप डिजाइन ब्यूरो, और निर्माण करता कौन है, मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया, ठीक है। 15 जनवरी को मोदी जी इसे क्या करेंगे, इसका बेसिकली करेंगे, ठीक है। नौसेना को समर्थन दे देंगे, भाई आप संभालिए इसको। करा कि अब आईएनएस नीलगिरी एक फ्रिगेट है और आईएनएस सूरत एक अत्याधुनिक विध्वंसक डिस्ट्रॉयर है, यानी डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। वाक्सीर के बारे में कह रहा है, जो कि आपकी पनडुब्बी है, कह रहा है ये आधुनिक हथियार प्रणालियों से सुसज्जित है, ठीक है। और P75 स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। तो इसके बारे में देखो एक चीज क्या बताया। अब यहाँ पे पहले तो पता है कि भाई इन तीन चीजों को क्या किया गया, नौसेना को दे दिया गया। अब सबसे पहली जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा है वो जो वाक्सीर पनडुब्बी है उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, वाक्सीर पनडुब्बी को। तो देखो यहां पे वाक्सीर पनडुब्बी के बारे में क्या बोल रहा है, वाक्सीर पनडुब्बी के बारे में क्या बोल रहा है, वाक्सीर पनडुब्बी। तो देखो पहला बोल रहा है कि भाई ये P75 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। ये क्या है, P75 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, P75 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। तो एक तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया, और ये क्या है, ये छठी और अंतिम है। तो यानी स्कॉर्पियन श्रेणी की कुल कितनी पनडुब्बी मिलनी थी, 6 मिलनी थी। अब हमको 6 पनडुब्बी मिल गई है, हम क्या है, 6 पनडुब्बी मिल गई है। अब देखो यहाँ पे लास्ट में 6 पनडुब्बी के बारे में बताया गया है, सबसे लास्ट में, ठीक है, सबसे लास्ट में, ठीक है। तो चूंकि
स्कॉर्पियंस श्रेणी की P75 प्रोजेक्ट, P मतलब प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की जो 6 पनडुब्बियां थी, तो छठी तो आपकी वाक्सीर है। उसके पहले की जो 5 पनडुब्बी हैं, तो उसमें पहली जो पनडुब्बी थी उसकी नाम थी कलवारी या कलवरी। इसी के कारण इस सीरीज को हम लोग कलवरी श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। इसी के कारण इस पूरी सीरीज को हम लोग कलवरी श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो कलवरी के बाद से खंडेरी के बाद से करंज के बाद से वेला के बाद से वागीर। ठीक है, वेला वागीर करंज, ये करंज से तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, ध्यान रखना, ये सब मतलब पुराने स्टूडेंट्स को करंट अफेयर जिन्होंने पढ़ा तो करंज से आगे का आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, तो यानी क्या है, P75 जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है वो लास्ट कौन सी है, तो वो लास्ट आपकी वाक्सीर है। उसके पहले की जो 5 थी वो कलवरी है, खंडेरी है, करंज है, वेला है, वागीर है। इसको क्रम में लगाने के लिए भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग तैयार है ना। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी, ठीक है, ये कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है, तो चूंकि पहला कलवरी थी पहली पनडुब्बी, तो इसके लिए कलवरी श्रेणी भी देगा, तो उसको आप लोग सही मानना। उसको मतलब ये मत सोचना कि यार क्या पूछ दिया। ठीक है, ध्यान। अब क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि INS नीलगिरी जो एक युद्धपोत है, ठीक है, हमने पनडुब्बी के बारे में देख लिया, अब युद्धपोत के बारे में देखो। कह रहा एक युद्धपोत हो गया आपका INS नीलगिरी। तो प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत ये बनाया जा रहा है, किसके अंतर्गत, प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत ये क्या किया जा रहा है, आपका बनाया जा रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत इसको बनाया जा रहा है। ठीक है ना, प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, बनाया जा रहा है स्टील्थ फ्रिगेट क्लास के, ये बेसिकली पनडुब्बी है। कह रहा है कि अब हम लोग बात करें INS सूरत की, तो सूरत क्या है, कह रहा है कि इसको प्रोजेक्ट 15B से इसका संबंध है, इसका INS सूरत का प्रोजेक्ट 15B से संबंधित है। कह रहा है कि प्रोजेक्ट 15B का ये चौथा एवं अंतिम जहाज है, कौन, INS सूरत। तो प्रोजेक्ट 15B का जब चौथा एवं अंतिम जहाज है तो बाकी 3 कौन है, तो प्रोजेक्ट 15B का, ध्यान रखना, प्रोजेक्ट 15B का से जो युद्धपोत बनने हैं, तो उसमें पहला युद्धपोत था INS विशाखापट्टनम, इसी के लिए इसको हम लोग विशाखापट्टनम श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका मोर्मुगांव, ठीक है, INS मोर्मुगांव, INS इम्फाल, और अभी INS सूरत चौथा और अंतिम है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 15B से, इनका संबंध किससे है, प्रोजेक्ट 15B से संबंधित है। ये प्रोजेक्ट 15B के तहत इनका निर्माण किया जाना था, और अभी प्रोजेक्ट 15B के तहत इनका जो अंतिम युद्धपोत है जिसका नाम है INS सूरत, इसका भी क्या किया गया, इसका जलावतरण कर दिया गया। तो इसके पहले के कौन थे, INS विशाखापट्टनम, ठीक है, INS, ठीक है, विशाखापट्टनम, INS मोर्मुगांव, INS इम्फाल, और अभी आपका क्या गया, INS सूरत। ठीक है, ये चीज समझ गए, ये आपके हो गए। इसके पहले INS नीलगिरी के बारे में पढ़ा, प्रोजेक्ट P17A के तहत इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, अच्छा, और ये अपनी सीरीज का क्या है, पहला फ्रिगेट है, अपनी सीरीज का पहला फ्रिगेट है। दूसरे फ्रिगेट का नाम इसमें कहीं लिखा है, ठीक है, अभी आगे कहीं लिखा है। ठीक है, दूसरे फ्रिगेट का क्या नाम है वो यहाँ पे लिखा होगा कहीं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहना, मैं कंफर्म वो लिखा होगा नहीं लिखा होगा देख लेंगे इसको। ठीक है, ध्यान देना। तो हमने ये देख लिया, अब यहाँ पे बेसिकली थोड़ी थोड़ी विशेषताओं के बारे में कि कैसे अत्याधुनिक है। ठीक है, इन सब चीजों से बता रहा है कि कह रहा है कि ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हो, एडवांस वेपन्स हो, हथियार हो, उनसे लैस है। ठीक है, तो इनकी विशेषताओं के ऊपर चर्चा यहाँ पे किया जा रहा है कि क्या क्या इनमें विशेषताएं हैं। तो इसको आप मतलब छोड़ नहीं देना है मैं कहूंगा, बट इसको आप रीड कर लेना कि इनसे किस किस टाइप के हेलीकॉप्टर्स का संचालन किया सकता है। तो इसकी विशेषताएं यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, विशेषताएं लिखा गया है, ये आप लोग अपने से इसकी रीडिंग जरूर कर लेना, एक बार इसकी रीडिंग कर लेना। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये अत्याधुनिक है। ठीक है, अब INS सूरत जो कि प्रोजेक्ट 15B का अंतिम चौथा या अंतिम लोग कह सकते हैं कि युद्धपोत है। तो कह रहा है कि इस युद्धपोत के संदर्भ में एक बात बता रहा है, कह रहा है कि INS सूरत इतना टन विस्थापन क्षमता रखता है, मतलब 74 टन विस्थापन क्षमता इसका। ठीक है, 164 मीटर लंबा है, एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक होने के कारण यह शक्तिशाली युद्धपोत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, जहाज रोधी मिसाइलों और टारपीडो से युक्त है। ठीक है, यहाँ पे INS सूरत के बारे में विशेषता बता रहा है। ठीक है, कि ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, जहाज रोधी मिसाइलों और वो टारपीडो सहित अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित है। ठीक है, तो अब INS सूरत की कुछ विशेषताएं हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसको रीडिंग करनी है हमको। अब INS सूरत की यहाँ पे स्पीड बताई गई है। ठीक है, स्पीड
मैंने आपसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बताया था कि आप इसको शामिल कर सकते हो कि 30 नॉट्स इसकी स्पीड से, देखो नॉटिकल माइल्स समुद्री स्पीड को, सी स्पीड को मेजरमेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, बाकी हमने ये तो वाक्सीर तो हमने देख ही लिया था, वाक्सीर हमने देख ही लिया। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे वाक्सीर की एक फैक्ट लिखा है कि 50 दिनों तक पानी के भीतर रहने में सक्षम है, 15 डेज तक ये पानी के भीतर रहने में सक्षम है। ठीक है, अच्छा अब हमारा नेक्स्ट है पहली स्वदेशी NASM-SR मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, तो यहां पे हम लोग पहले NASM-SR का मतलब समझेंगे। तो देखो यहां पे लिखा गया है NASM का मतलब नेवल एंटी शिप मिसाइल, और SR का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट रेंज। तो नेवल ये क्या है, ये एक एंटी शिप मिसाइल है। ठीक है, ध्यान देना, ये नेवल एक एंटी शिप मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल है। तो ये रिमार्क रखना, NASM ये क्या है, एंटी शिप मिसाइल है। इसके बारे में देखेंगे। अभी हाल ही में इसका परीक्षण कहां से किया गया, तो उड़ीसा के तट से चांदीपुर में पहली स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो ये पहली स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी शिप मिसाइल है जिसका नाम है NASM। इसका परीक्षण कहां किया गया, उड़ीसा के चांदीपुर से। ठीक है, और जिस हेलीकॉप्टर की मदद से इसका परीक्षण किया गया वो है सी किंग हेलीकॉप्टर से। इस मिसाइल को किससे दागा गया, तो सी किंग हेलीकॉप्टर से इस मिसाइल को दागा गया, सी किंग हेलीकॉप्टर से इस मिसाइल को दागा गया। ठीक है, देखना लोकेशन क्या था, तो लोकेशन था आपका ये व्हीकल हो गया, वो लोकेशन हो गया। ठीक है, चांदीपुर लोकेशन हो गया, और किस व्हीकल के थ्रू, तो सी किंग हेलीकॉप्टर से इस मिसाइल को दागा गया, NASM-SR मिसाइल को। अब देखो इसकी विशेषता देखो यहां पे लिखा गया है। तो यहां पे क्या लिखा गया है कि इसको बनाया गया किसके द्वारा, इसका निर्माण किया गया है DRDO और भारतीय नौसेना के संयुक्त प्रयास से इसका विकास किया गया है। ठीक है, DRDO एवं भारतीय नौसेना, याद रखना ये इंपॉर्टेंट बात है। ये भारतीय सेना भी दे सकती है, ठीक है, थल सेना भी लिख सकता है कि DRDO और भारतीय थल सेना के संयुक्त प्रयास है, तो नहीं, DRDO और भारतीय नौसेना के संयुक्त प्रयास से इसको तैयार किया गया है। ठीक है, इसकी बात यहाँ पे हो गई। ये बेसिकली छोटे जहाजों को निशाना बनाने में काफी एक्टिव है। इसकी विशेषताएं क्या है आप देखोगे तो ये रीटारगेटिंग इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। कह रहा कि यह मिसाइल उड़ान भरने के दौरान रीटारगेटिंग की भी क्षमता रखती है और पायलट को लाइव इमेज सेंड करती है। ये रीटारगेटिंग की क्षमता रखती है और पायलट को लाइव इमेज सेंड करती है। समुद्र की सतह के बहुत करीब उड़ान भरती है। इस मिसाइल की को भी क्या है, ये समुद्र की सतह के बहुत करीब उड़ान भरती है, तो इसी के लिए नॉर्मली जो रडार है उसके पकड़ में नहीं आती है। अगली क्या कर रही है, इस मिसाइल में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ठीक है, जो इसकी सटीकता को और ज्यादा बढ़ा देता है। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जो इसकी सटीकता क्या करता है और या इसकी क्षमता को और बढ़ा देता है। नेक्स्ट हमारा है पोत उत्कर्ष का जलावतरण किया गया। अब बात आती है कि पोत उत्कर्ष किसके द्वारा बनाया गया, तो निर्माणकर्ता कौन हो गया, निर्माणकर्ता आपकी LNT हो गई। किसने निर्माण किया, तो LNT हमको पता है निजी क्षेत्र की कंपनी है LNT। ठीक है, लॉर्सन एंड ट्रूडो, ठीक है, ट्रूबो, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये मल्टीपर्पज व्हीकल है। ठीक है, और जो उत्कर्ष है, पोत उत्कर्ष है, ये मल्टीपर्पज व्हीकल है। इसका जलावतरण कहां किया गया, तो कट्टुपल्ली चेन्नई में इसका जलावतरण किया गया। लोकेशन हो गया ये क्या हो गया, ये इसका लोकेशन हो गया कट्टुपल्ली चेन्नई में इसका जलावतरण किया गया। तो लार्सन एंड ट्रूबो मल्टीपर्पज व्हीकल है, कट्टुपल्ली चेन्नई में इसका जलावतरण किया गया। ठीक है, कह रहा है कि पहले बहुउद्देशीय पोत समर्थक का जलावतरण, देखो ये दूसरा पोत उत्कर्ष जो है ना, ये अपने तरह का दूसरा पोत है। देखना ये अपने तरह का क्या है, दूसरा पोत है। जो इसका पहला पोत था उसका नाम था समर्थक, LNT के द्वारा ही बनाया गया था समर्थक। देखना, तो पहले समर्थक बना और अब उत्कर्ष बना, समर्थक बना अब उत्कर्ष बना, पहले समर्थक और अब उत्कर्ष। ठीक है, अब उत्कर्ष के कार्य यहां पर लिखे गए हैं। कह रहा है कि भाई ये मल्टीपर्पज युद्ध पोत है, तो क्या है इसका काम, क्या है, जहाजों को खींचने में इसकी भूमिका है, विभिन्न लक्ष्यों को लॉन्च करने में, इसको लॉन्चिंग पैड के रूप में भी यूज कर सकते हैं, उन्हें पुनर्प्राप्ति करने में। ठीक है, ऐसे वो स्वदेशी हथियारों एवं सेंसर्स के लिए, कह रहा कि इसके तत्व विभिन्न स्वदेशी हथियारों एवं सेंसर्स के लिए एक परीक्षण मंच के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके काम के बारे में, इसके वर्क्स क्या है,
क्या क्या कार्य करने में सक्षम है इसके बारे में लिखा है, तो इसकी रीडिंग कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कितनी है इसके बारे में, ठीक है। करापोत की लंबाई 106 मीटर है, चौड़ाई 18.6 मीटर है। कितनी विस्थापन क्षमता है, तो 3750 टन, 3750 टन इसकी विस्थापन क्षमता है। और इसकी स्पीड कितनी है, 15 नॉटिकल माइल्स है। तो स्पीड तो आप यहीं लिख लो, उत्कर्ष की स्पीड कितनी है, 15 नॉटिकल माइल्स इसकी स्पीड है, 15 nm इसकी स्पीड है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका युद्धपोत तपस्या का जलावतरण किया गया। अब फिर वही बात, युद्धपोत तपस्या को बनाया किसने, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया। प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया, तो प्रोजेक्ट 1135 1135.6 के तलवार श्रेणी के युद्धपोत है ये, ध्यान। प्रोजेक्ट 1135.6 के तलवार श्रेणी का क्या, ये एक युद्धपोत है या फ्रिगेट है, ठीक है। ये क्या है, एक युद्धपोत है, इसका नाम क्या है, तपस्या, तपस्या नहीं तपस्या, ध्यान। तो तलवार श्रेणी का क्या है, ये एक युद्धपोत है जिसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। तपस्या जो ये नाम रखा गया है, वो महाभारत के एक योद्धा थे महाबली भीम, तो भीम की गदा से इसको नाम लिया गया है, ठीक है। अब आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि तपस्या शायद गदा का नाम रहा हो भगवान भीम के महाबली भीम के, तो उनकी गदा से बेसिकली ये प्रेरित है इनका नाम, ठीक है, इसका नाम। इस परियोजना के तहत 2 युद्धपोतों के निर्माण के लिए अनुबंध 25 जनवरी 2021 को किया गया। पहले युद्धपोत क्या थे, पहला युद्धपोत था त्रिपुत, पहला युद्धपोत था त्रिपुत, जिसका अभी 2024 में जलावतरण किया गया। इस परियोजना के तहत 2 युद्धपोत बनने थे, और इसका दूसरा युद्धपोत क्या है, तपस्या। तो पहला युद्धपोत क्या हो गया, त्रिपुत, दूसरा क्या हो गया, तपस्या। तपस्या ये क्या, किस प्रोजेक्ट के तहत, तो आपको हो गया प्रोजेक्ट 1135.6 की तलवार श्रेणी, ये युद्धपोत है। 2 बनने थे, पहला त्रिपुट जिसकी जुलाई 24 में अवतरण किया गया, और दूसरा अभी तपस्या है, अभी मार्च 2025 में किया गया, इसका मार्च 25 में, ठीक है। अच्छा, इसकी गति कितनी, तो 28 नॉट्स है, डजना 28 नॉट्स। तपस्या कितना है, 28 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तपस्या, ये आप दिमाग में रखना। अच्छा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। तो भारतीय सेना में रोबोटिक डॉग्स म्यूल्स का अभी क्या किया गया, को शामिल किया गया। भारतीय आर्मी में एक रोबोटिक डॉग्स आप देख भी रहोगे, ठीक है, इसका नाम यहाँ पे लिखा गया म्यूल्स, म्यूल्स को शामिल किया गया। इसको एक नाम दिया गया है, इस म्यूल्स डॉग का नाम संजय दिया गया है, ठीक है। म्यूल्स डॉग का नाम संजय दिया गया है। यहाँ पे म्यूल्स का फुल फॉर्म लिखा है, ठीक है, मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, ठीक है। अब देखो, अब सेना क्या करेगी, सेना में इसको शामिल किया गया, तो जाहिर सी बात है हम लोग जो दुर्लभ इलाके होंगे, जो दुर्गम इलाके होंगे, वहां पे इस म्यूल्स को, इस डॉग को, इस रोबोटिक डॉग्स को भेज सकते हैं। तो एक तो कैजुअलिटीज जो हो जाती हैं वो कैजुअलिटीज नहीं होंगे, और क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजीज बहुत सारे फिट है, तो सुरक्षा के दृष्टिगत बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब देखो क्या क्या टेक्नोलॉजीज फिट है, तो इसकी विशेषता देखो, पहली बात ये बोल रहा है कि इसकी पेलोड क्षमता 12 किलोग्राम है। इसकी पेलोड क्षमता कितनी है, 12 किलोग्राम है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, इसमें 360 डिग्री कैमरा लगा है, ठीक है। तो यानी क्या है, ये 360 ऑब्जर्व कर सकता है, क्या कौन जा रहा है, हर घटना को ऑब्जर्व कर सकता है। रडार सिस्टम से युक्त है, तो इसको खोजना, ठीक है, बहुत सारी चीजों में ट्रैकिंग करना बहुत आसान है, तो रडार युक्त है, ठीक है। दुश्मन का ये क्या कहता है, रडार से चूंकि युक्त है, तो जैसे ही म्यूल को दुश्मन का पता लगता है, इसमें पेलोड क्षमता जो 12 किलोग्राम है, उसमें क्या है, वेपन्स है, हाँ, उसमें खिलौना नहीं है कि बैटरी है चार्ज कर लेगा खुद को, तो 12 किलोग्राम में वेपन्स है, ठीक है। तो भरेगा गोली, दाग देगा, ठीक है। तो मतलब पल भर में उनको मार गिराने की क्षमता रखता है, ठीक। अब सोचो, कह रहा है कि इसे आसानी से रिमोट कंट्रोल द्वारा कंट्रोल किया सकता है, नियंत्रित किया सकता है। एक बार चार्ज कर दो तो 16 से 20 घंटे तक इसकी बैटरी काम करेगी। हाईएस्ट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी ये सह सकता है, तो बर्फ लोवेस्ट तापमान भी सह सकता है, हाईएस्ट तापमान भी मतलब 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी सह सकता है। इस टाइप के डॉग्स को चीन, अमेरिका, यूक्रेन, इजराइल, ये बेसिकली इनके द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।
बेसिकली यूक्रेन युद्ध में इस तरह के डॉग्स का प्रयोग भी देखा गया। ठीक है, ध्यान देना। यहां पे एक बात बोल रहा है कि ठीक है, कह रहा है कि इस बार जो सेना दिवस मनाया गया 15 जनवरी को, सेना दिवस के संदर्भ में, तो कह रहा है कि पुणे में एक परेड का आयोजन किया गया था जहां पे इसके एक यूनिट्स का प्रदर्शन कराया गया, और बाद में 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस का परेड हुआ तो वहां पे भी इन म्यूल्स डॉग्स ने प्रदर्शन किया था। ठीक है, आगे कह रहा है स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 का सफल प्रक्षेपण। नाग के बारे में आज तक जो क्वेश्चन पूछ के आया वो यही आया कि ये क्या है, तो ये एक एंटी टैंक मिसाइल है, ये एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक MK2 का सफल प्रक्षेपण परीक्षण भी हुआ कहां, राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, लोकेशन यहां पे लिखा है, कहां पे, राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, इतनी चीज दिमाग रखनी है और कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है, INS तुशील। अभी INS तुशील को भारतीय सेना में शामिल किया गया। ये बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आयातित है कहां से, रशिया से, तो रूस निर्मित है। ये पहली बात क्या है, INS तुशील क्या है, रूस निर्मित है, इस चीज को समझना बहुत ध्यान से। रूस निर्मित ये गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है। ठीक है, INS तुशील, और अभी ये आ रही है। देखो भारतीय नौसेना, हम लोगों ने क्या है, क्रिवाक 3 श्रेणी की एक हमारा MOU था कि हम क्रिवाक 3 श्रेणी के कुल 8 युद्धपोत हमको लेने थे। 6 हमने पहले ले लिए थे और अभी तुशील के आने से 7वां हो गया। तो भारतीय नौसेना के लिए क्रिवाक 3 श्रेणी के 6 युद्धपोत की आपूर्ति रूस द्वारा की जा चुकी है, और कुल कितने लेने थे, 8। ये हमारा हो गया 7, तुशील हमारा क्या हो गया, 7वां हो गया। तुशील का मीनिंग बेसिकली क्या होता है, तो तुशील का शाब्दिक अर्थ होता है अभेद्य ढाल। क्या होता है, अभेद्य ढाल। इसकी स्पीड कितनी है, तो 30 नॉटिकल माइल इसकी स्पीड है, 30 नॉट इसकी बेसिकली स्पीड है, कितनी, 30 नॉट। ठीक है, यहां पे इसकी विस्थापन क्षमता लिखा है, तो अब तक हमने जितने युद्धपोत का विस्थापन क्षमता लिखा ना उसको क्रम से लगा सकते हो। ठीक है, कि किसका सर्वाधिक विस्थापन क्षमता है। कह रहा कि इसे भारतीय सेना की पश्चिमी कमान में क्या किया गया, तुशील को शामिल किया गया। ठीक है, INS तुशील क्रिवाक 3 का क्लास का 7वां युद्धपोत है, तो ये मैंने शुरुआत में ही बोल दिया कि 7वां युद्धपोत है। इसमें 3, देखो क्रिवाक 3 श्रेणी में जो 6 पहले आ चुके हैं उनमें 3 तलवार श्रेणी के युद्धपोत थे, और जो दूसरे 3 बचे वो क्या है, वो तेग श्रेणी के थे। तो जो पहले 6 आए थे उनमें 3 तलवार श्रेणी के, 3 तेग श्रेणी के थे। कह रहा कि 3 तलवार श्रेणी के युद्धपोत थे जिनका निर्माण सेंट पीटर्सबर्ग में बाल्टिस्की शिपयार्ड ने किया। तो जो तलवार श्रेणी के युद्धपोत क्रिवाक 3 के तहत भारत को मिले थे, तो तलवार श्रेणी वाला किसके द्वारा बनाया गया, बाल्टिस्की शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया था। और जो तेग श्रेणी के युद्धपोत भारत को मिले थे, ठीक है, वो यंत्र शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, यंत्र शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया था। अभी अगला जो भारत में आना है, क्योंकि 8 आना था, तो तमाल आने वाला है। तुशील आ चुका है, तमाल आने वाला है। तो तुशील आ चुका है, INS तुशील आ चुका है, और अभी तमाल आने वाला है। क्या आने वाला है, तमाल आने वाला है। तमाल 30 नॉट इसकी गति होने वाली, कितनी, 30 नॉट की इसकी गति होने वाली है। तो समझो बात को फिर से क्या, क्रिवाक 3 श्रेणी, ये हमको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, एक चीज सिंपल बात में हम लोग समझ गए। लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है भारतीय नौसेना ने बार्ज LSAM, ठीक है, LSAM द्वितीय, सेकेंड 11, ठीक है, का शुभारंभ किया। ठीक है, अब हमको समझना होगा कि बार्ज LSAM-11 है क्या, ध्यान देना। कह रहा कि भारतीय नौसेना ने अपने 8वें मिसाइल कम अम्यूनिशन बार्ज का क्या किया, अभी शुभारंभ किया। अम्यूनिशन बार्ज LSAM-11, अच्छा ये 1, ठीक है, हाँ 11 का क्या किया, शुभारंभ किया, ध्यान। तो LSAM-11 यानी यार्ड 79 का शुभारंभ अभी किया भारतीय नौसेना ने। ठीक है, ये इसका क्या है, यह इसका 8वां मिसाइल कम अम्यूनिशन है। अम्यूनिशन का मतलब गोला बारूद से संबंधित होता है। अब बात होती है कि इसको बनाया किसने, तो एक MOU साइन हुआ था सेकॉन इंजीनियर्स प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ये बेसिकली स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देती है, स्वदेशी डिफेंस सेक्टर के टूल्स को बढ़ावा देती है। सेकॉन इंजीनियर्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र में स्थित है। एक MOU हुआ था, उसी MOU के तहत इसको क्या किया गया, बनाया गया बार्ज LSAM-11। ठीक है, देखो
कह रहा है कि इन बारजों का मुख्य कार्य गोला बारूद और अन्य महत्वपूर्ण आपूर्ति को भारतीय सेना के जहाजों और बाहरी बंदरगाहों तक पहुंचाना है। इनका वर्क यहां पे लिखा है कि ये जो बार्ज है इनका बेसिकली कुल 8 बार्ज है, देखना कुल 8 बार्ज है, देखना एमसीए का मतलब क्या हो गया, मिसाइल कम गोला बारूद, ठीक है। अब देखो इसका लाभ क्या मिलेगा, इसका लाभ क्या है, तो कह रहा कि इस लॉन्च से पहले 7 एनएमसीए बार्ज पहले से ही तैनात थे, ये 8वां है, तो जाहिर सी बात है जो नौसेना की आपूर्ति श्रृंखला क्या करेंगे, मौजूद करेंगे। यहाँ पे क्या लिख रहा है कि बेसिकली महत्वपूर्ण आपूर्ति गोला बारूद या जितने भी और रक्षा सामग्री हैं उनकी आपूर्ति में बेसिकली क्या इन बार्जों का भूमिका था। तो इससे क्या होगी कि जो लॉजिस्टिक क्षमता नौसेना की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। कह रहे LSAM-11 के शामिल होने से नौसेना की जो मोबिलिटी है और आपूर्ति मैनेजमेंट है, ठीक है, वो क्या होगा, इसकी क्षमता में वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। ठीक है, अब बाकी हमने जो LSAM-11 के बारे में बताया था कि एक MOU हुआ था, उस MOU के तहत ही इसको निर्माण किया गया है। कह रहा यह विशाखापट्टनम स्थित एक MSME शिपयार्ड है जो पूरी तरह से स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देती है। तो एक MOU था, उसी MOU के तहत इसने इस MCA बार्ज का निर्माण किया, ठीक है, इसी के तहत इस MCA बार्ज का निर्माण किया गया। तो किसके द्वारा किया गया, तो किया गया निर्माण इसका आपके सेकॉन इंजीनियर्स प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे बुक्स लिखा गया, तो बुक्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये हमारा साइंस यहाँ से समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।